लेट्स स्टार्ट द क्लास। अपन जो अभी देख रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक सिंपल सा कंपाउंड है। इट्स अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इट्स अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। अपन ने हाइड्रोजन का कंपाउंड में जैसे H2 मॉलिक्यूल देखा, राइट। वी ऑल्सो सॉ वाटर, या वाटर के आइसोटोप्स भी देखे थे। अभी ये एक है कंपाउंड अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्चुअली अ सिरपी कलरलेस odorless liquid. It basically looks like water, सिर्फ इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वाटर से। इट्स अ बिट थिक सिरपी होता है बेसिकली, और इसमें एक थोड़ा सा ब्लूइश टिंज होता है, ठीक है। हल्का सा ब्लूइश दिखेगा बेसिकली, बट इट्स काइंड लाइक ऑलमोस्ट क्लियर लिक्विड, ठीक है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। पोलर है बेसिकली, तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल है। इसकी इंटरमीडिएट पोलैरिटी आती है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन ईथर, ठीक है। इट हैज़ अ बिटर टेस्ट, ऑब्वियसली यू शुड नॉट टेस्ट इट, ओके, इट्स एक्चुअली डेंजरस फॉर यू, ठीक है ना। बट इट हैज़ अ बिटर टेस्ट। इट इज़ इंजूरियस टू स्किन, ओके। ब्लिस्टर्स आते हैं बेसिकली स्किन पे जब गिरता है, बट इट इज़ ओनली हैपन्स व्हेन यू यूज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आई डोंट थिंक कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से ब्लिस्टर्स आते हैं। वी एक्चुअली यूज टू यूज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज डिसइंफेक्टर, और काफ़ी जो डिसइंफेक्टेंट फार्मूलेज होते हैं जो अपन ख़रीदते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and that is the reason why it is used as a disinfecting agent also, ठीक है। it is associated with hydrogen bonding obviously, and इसका स्ट्रक्चर भी तुमको दिखा दूंगा। so it is used, it has a it is a liquid, and the reason it has a liquid is basically because it has hydrogen bonding, okay। तो इसका प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले तो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन कैसा करते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स फॉर द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन। सो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन जो है काफ़ी अलग अलग मेथड्स है इसके। वन ऑफ द मेथड इज़ बेसिकली फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम जो है वो पेरोक्साइड बनाता है, पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये अपने को एस ब्लॉक में समझ में आएगा क्यों बनाते हैं ऐसा, ओके। इट हैज़ टू डू विद द साइज। सोडियम छोटा है, पोटेशियम बड़ा है, इसलिए सोडियम क्या बना रहा है, पेरोक्साइड बना रहा है। पोटेशियम क्या बना रहा है, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो, मतलब तुमको सीधा सीधा दिख रहा है। सोडियम छोटा रहने की वजह से 2 लग रहे हैं, क्योंकि ये जो पेरोक्साइड आयन जो है वो तो बड़ा है ना, तो 2 सोडियम, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ एक ही पोटेशियम लग रहा है क्योंकि पोटेशियम बड़ा है, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न वाई। सो यू गेट पेरोक्साइड फॉर सोडियम एंड सुपर ऑक्साइड फॉर पोटेशियम। ये ध्यान में रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, या। अब इनको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसी तरह से पोटेशियम को अगर डालता हूँ तो मेरे को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। सो सिंपल है। ये जो सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड है, जनरली अपन पेरोक्साइड ही यूज़ करते हैं बेसिकली। वी डोंट एक्चुअली यूज़ सुपर ऑक्साइड, वी यूज़ सोडियम पेरोक्साइड, और उसको पानी में डालने से मेरे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, ओके। नेक्स्ट है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, ठीक है। बेरियम पेरोक्साइड से बनाते हैं। तो बेरियम पेरोक्साइड जो होता है विच इज़ बेसिकली हाइड्रेटेड सॉल्ट, समझ में आया ना। बेरियम पेरोक्साइड इज ऑक्टाहाइड्रेटेड सॉल्ट, ओके। सॉल्ट ये इस तरह का सॉल्ट है। सो यह बेरियम एंड दिस इज एक्चुअली पेरोक्साइड। सो ओ माइनस माइनस, ये पेरोक्साइड आयन हो गया, और ये 2 को स्टेबलाइज करने के लिए वी हैव बेरियम आयन, ठीक है। सो दैट इज़ योर बेरियम पेरोक्साइड। और उसको अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालता हूँ तो व्हाट वी गेट इज़ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। इसका प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट होता है बेरियम सल्फेट का, ये प्रेसिपिटेट मिल रहा है, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड प्लस वाटर, ठीक है। ये मिल रहा है अपने को, या। सो बेसिकली वी गेट अ सोल्यूशन ऑफ H2O2, ठीक है। देखो कितना अच्छा प्रिपरेशन है ना। बेरियम पेरोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया तो ये जो था ये तो प्रेसिपिटेट हो गया उस सॉल्यूशन में से। जो बचा है दैट इज़ बेसिकली अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। अब इसको फिल्टर करके ये जो प्रेसिपिटेट है वो निकाल लो, तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिलेगा। बट इट इज़ नॉट 100% प्योर, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत बेरियम आयंस रहते हैं, थोड़े बहुत, ट्रेस अमाउंट, ट्रेस क्वांटिटी, ठीक है। अब ये ट्रेस क्वांटिटी ऑफ बेरियम आयंस रहने के वजह से, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है, ऑलराइट, जो बेरियम सल्फेट है दैट इज़ अ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट,
ये अपन ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा है। रिमेंबर दैट बेरियम सल्फेट वॉज द स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ये इक्विलिब्रियम में देखा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो था अपना, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था अपन ने, रिएक्शन लिया था, उसमें बेरियम सल्फेट दिखाया था अपन ने, ठीक है। एंड यू कैन राइट एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर इट। बेसिकली सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो इक्वेशन होता है वो बेरियम सल्फेट के लिए तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन ने, ये कर दिया, तो इसकी वजह से थोड़े से ये बेरियम आयंस जो है वो सॉल्यूशन में आ गए, जिसके वजह से जो है ये सॉल्यूशन डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, सो ये जो बेरियम आयंस दैट catalyzes decomposition of hydrogen peroxide, and that is a big problem, isn't it? क्योंकि जो मेथड अपन यूज़ कर रहे हैं टू प्रिपेयर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटी आ रही है उसके वजह से वो सॉल्यूशन जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, एंड दिस शुडंट हैपन बेसिकली। तो हमको ये बेरियम आयंस जो है वो नहीं चाहिए, ये इसी की वजह से हो रहे हैं ना, isn't it? We don't want any of the barium ions in there. It should be as pure as possible so that it does not decompose that easily. समझ में आया? तो इसलिए हम क्या करते हैं, rather than using sulfuric acid, all we are doing is replacing the acid with phosphoric acid. समझ में आया? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड, वी इज कॉलिंग इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक विच इज़ नथिंग बट फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक एसिड का ही केमिकल नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो वी आर यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करने से क्या मिलेगा मेरे को, जो सॉल्ट मिल रहा है तो बेरियम फॉस्फेट, एंड दैट इज़ एक्चुअली कंप्लीटली इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये पूरी तरह से प्रिसिपिटेट हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बेरियम आयंस पूरे के पूरे प्रिसिपिटेट हो गए। जो सोल्यूशन अपने को मिल रहा है उसमें देर इज़ नो बेरियम आयंस। समझ में आ गया? जिसके वजह से ये सोल्यूशन जो रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। ये अंडरस्टूड है क्या? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ने H2SO4 यूज़ किया था जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट बन रहा था, राइट। बेरियम सल्फेट स्पैरिंगली सोल्यूबल रहने की वजह से कुछ बेरियम आयंस जो है वो सोल्यूशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एसिड चेंज कर दिया फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉस्फोरिक एसिड, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट बन रहा है विच इज़ कम्प्लीटली इनसॉल्युबल। सोल्यूशन में क्या रहेगा, मतलब हम बोल रहे हैं कि नहीं के बराबर बेरियम आयंस है, वेरी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बेरियम आयंस इन द सोल्यूशन विच इज़ ओके। ठीक है, 100% तो कुछ नहीं मिलेगा अपने को, बट you still have that, but this is a more stable solution, this is a better solution. next जो तुमको मिल रहा है मर्क्स प्रोसेस। ओके, मर्क्स प्रोसेस जो है वो इस तरह से की जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको अपन obtain करते बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कोल्ड पेस्टी सोल्यूशन ऑफ बेरियम पेरोक्साइड इन वाटर। मतलब अपन ने क्या कर लिया, बेरियम पेरोक्साइड ले लिया, अगेन वी आर यूजिंग बेरियम पेरोक्साइड और वाटर, ये सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और ये सॉल्यूशन में से वी आर पासिंग CO2 गैस। ठीक है, जब इस तरह से करते हैं अपन, बेरियम पेरोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, सो व्हाट वी गेट इज एक्चुअली बेरियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ में? बेरियम कार्बोनेट इज अगेन बेसिकली स्टोन्स, है ना, ये स्टोन ही होता है ना। बेरियम कार्बोनेट इज नथिंग बट मार्बल। तो ये प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, दिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, अपने को सॉल्यूशन मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ओके, दिस इज कॉल्ड एज मर्क्स प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन इट्स एक्सेलेंट मेथड। Okay, and that's why it is important, very important. Yeah, make sure I'm drawing a star there. So ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वी डू एन ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्कील एंथ्रोक्यूनॉल। ठीक है, 2 अल्कील एंथ्रोक्यूनॉल। तो ये जो है दैट इज़ बेसिकली एंथ्रासिन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ एंथ्रासिन। यू कैन सी दैट इट इज़ एरोमेटिक, ये अपन ने एरोमेटिक केमिस्ट्री में स्टडी भी किया है। ओके, इसके ये पोजीशन, दिस आर 1 पोजीशंस बेसिकली, यहाँ पे सेंट्रल 1 पोजीशन, वहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, ये जो पोजीशंस हो, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो सेकंड पोजीशन पे इथिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है अपन, सो ये हो जाएगा तुम्हारा एंथ्रोक्यूनॉल। ओके, और सेकंड पोजीशन पे इथिल ग्रुप है,
सेकंड पोजीशन पे इथिल ग्रुप है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं 2 इथिल एंथ्रोक्विनॉल, ठीक है। सो यू हैव 2 अल्कील एंथ्रोक्विनॉल या 2 इथिल एंथ्रोक्विनॉल। इसका ऑटो ऑक्सीडेशन कर रहा है। इट्स एक्सेलेंट मेथड, बढ़िया मेथड है एकदम। ध्यान दो किस तरह से अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इससे बनाते हैं। सो वी टेक बेसिकली दैट एंथ्रोक्विनॉल, ठीक है, और इसको एयर से ऑक्सीडाइज करवाते हैं। इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका। व्हाट वी गेट इज एंथ्रोक्विनोन। सो दिस इज एंथ्रोक्विनॉल, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो अपने को मिल रहा है एंथ्रोक्विनोन। नॉमेनक्लेचर के ऊपर ध्यान दो। बेसिकली ये है ऑल, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये है ओन, 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका केमिकल नाम ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। सीधा सीधा इसके जो नाम है, अप्रूव नाम है, एंथ्रोक्विनॉल, एंथ्रोक्विनोन, यही नाम अपन यूज़ करेंगे। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन बड़े आसानी से होता है। इट इज़ ऑल्सो हैपन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वही यूज़ कर रहे हैं अपन। वाई यूज़ केमिकल एजेंट्स, राइट, एयर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं सीधा सीधा। सो वी गेट एंथ्रोक्विनोन। या अब इसको मैं रिड्यूस करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे H2PD अपने को यूज़ करना पड़ता है, ऑब्वियसली लिखा नहीं है बट H2PD यूज़ करना पड़ेगा। सो ये जो है ये रिड्यूस हो जाता है, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ H2PD टू एंथ्रोक्विनोन, ठीक है। अब जब ये हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिबरेट हो रहा है, इजंट इट। या इसको मैं केमिकल इक्वेशन के तौर पे ऐसा लिख सकता हूँ। दिस इज एक्चुअली, लेट्स कॉल दिस एज, सो इसको इस तरह से लिखेंगे H2, सो इसको है ना H2Q लिखते हैं और इसको सिर्फ Q लिखते हैं। ये एंथ्रोक्विनोन हो गया और ये हो गया क्यूनॉल, ओके, एंथ्रोक्विनॉल। एंड देन इफ यू राइट द इक्वेशन तो क्या दिखता है तुमको, H2Q, ठीक है, प्लस O2 gives you H2, सॉरी, gives you OQ प्लस H2O2, ठीक है, और फिर Q लिख रहे हैं अपन विच इज एंथ्रोक्विनोन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, H2Q प्लस एसिड, H2Q ये मिल रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन अपन ऐड कर रहे हैं। अब रिएक्शन को ऐड कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q कैंसिल हो जाता है, H2Q कैंसिल हो जाता है, इसेंशियली हो क्या रहा है फिर, ओके, O2 plus H2 gives you H2O2, isn't it? That is basically what is it. That is the overall reaction, isn't it? जो क्यूनॉल है वो रीजनरेट हो रहा है, ओके, क्यूनॉल टू क्यूनोन, क्यूनोन टू क्यूनॉल, ये साइक्लिक प्रोसेस चल रही है बेसिकली, एंड इन ईच साइकिल इट इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अपने को जो सोल्यूशन मिलता है यहाँ से, दैट इज़ अबाउट 20% H2O2 सोल्यूशन मिलता है ये मेथड से, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जनरली देखा गया है कि यू डोंट एक्चुअली गेट अ वेरी हाई परसेंटेज यील्ड, तुमको सोल्यूशन ही मिलता है। जैसे बेरियम पेरोक्साइड जो अपन ने देखा था उसमें अबाउट 5% अपने को मिलता है, 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। बेरियम पेरोक्साइड या फिर बेरियम फॉस्फेट वाला जो मेथड था, ओके, उनमें यू गेट अबाउट 5% और सो। यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है तुमको, एक्चुअली यहाँ पे अबाउट 20% यील्ड मिल रहा है तुमको, 20% सोल्यूशन मिल रहा है, नॉट यील्ड, 20% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्सेंट्रेट भी करना है। सो थिंक अबाउट लाइक बेरियम में तुमको 5% मिला है, यहाँ पे तुमको 20% मिल रहा है। अगर तुमको 100% तक लेके जाना है इसको, या 99% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन बनाना है, तो इसको तुमको अभी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ओके। तो कॉन्सेंट्रेट कैसा करते हैं अपन थोड़ी देर में देखते हैं बेसिकली। उसके पहले एक और मेथड देखते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसको हम मिक्स करते हैं विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है,
एंड इसको 70 डिग्री तक हीट करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दैट बेसिकली एक्ट्स एज अ इनिशिएटर, एज अ कैटलिस्ट बोलो या फिर इनिशिएटर बोलो, स्टार्ट्स द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट होता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना, इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल बेसिकली CH3 CHOH CH3। इसको अपन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। एंड रिमेंबर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है रिएक्शन, इसीलिए इसको इनिशिएटर करके यूज़ करते हैं, रेडिकल इनिशिएटर। तो ऑब्वियसली इसमें रेडिकल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मुझे भी नहीं मालूम, देखा नहीं है कभी, बट इट शुड बी रेडिकल। आई डोंट नो इफ दैट इज़ ट्रू, बट इट शुड बी रेडिकल, दैट इज़ द लॉजिकल गेस, ठीक है। और इसमें अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ बेसिकली एन एसीटोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को। एसीटोन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एक्चुअली, इट्स अ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज इंपॉर्टेंट केमिकल ऑल्सो। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो रिएजेंट, है ना। इट्स यूज इंडस्ट्रियली एज अ डिसइंफेक्टेंट, मैंने पहले ही बताया। इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट, इट्स यूज एज अ रिएजेंट। सो काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, या सो ये जो है मेथड दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम अल्कोहल, अगेन एयर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो एसीटोन मिल रहा है अपने को, एसीटोन का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसको अपन डिस्टिल करके निकाल सकते हैं, बचेगा क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आइसोप्रोपिल रिएक्शन और आइसोप्रोपिल। स्ट्रक्चर देख लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बेंट शेप में होता है, बेंट शेप, इसको अपन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का शेप क्या है, बेंट है, वी है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज आइदर बेंट या फिर नॉन प्लेनर। बेंट और नॉन प्लेनर ये दोनों चॉइसेस एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे, मैंने बोलते बोलते बोल दिया, लेकिन आइदर इट इज़ गोइंग टू बी आइदर बेंट और नॉन प्लेनर। जनरली नॉन प्लेनर पूछते हैं। ये जैसे बुक होता है ना, बुक जैसे ये बुक है, राइट, इस तरह का ये स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली, इफ यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये बुक के जैसा, जैसे ओपन बुक है, ये बुक है क्लोज्ड बुक, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस इज काइंड लाइक अ ओपन बुक, है ना, बुक कर दिया। सो ये जो एंगल आता है दैट इज़ 115.5 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और एक OH ग्रुप इस प्लेन में है एंड दूसरा OH ग्रुप उसके परपेंडिकुलर, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में बोल दो, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो गैस फेज में जो है वो एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब गैस फेज में यू कैन से कि बुक ज़्यादा ओपन है, ठीक है। सॉलिड फेज में बुक ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। समझ में आया क्या? दिस इज इन सॉलिड फेज या एंड दिस इज इन गैस फेज। ये समझ में आ गया क्या? बाकी तुमको और चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको यही देखना है कि गैस फेज में जो है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है दैट इज़ एक्चुअली मोर ओपन, और सॉलिड फेज में इट इज़ ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन स्क्यूड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ओके। इट्स अ नॉन प्लेनर, बेंट या स्क्यूड, कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, दे आर एक्चुअली रिपेलिंग ईच अदर। ये इसको रिपेल कर रहे हैं, एंड वो रिपल्शन के वजह से जो है ये जो बॉन्ड है, ओके, ये नॉन प्लेनर, एक ऊपर उठ जाएगा, एक थोड़ा नीचे चले जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज़ बेसिकली हाउ इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट। और सॉलिड फेज में थोड़ा ज़्यादा टाइट पैकिंग लगता है, ज़्यादा क्लोज होते हैं मॉलिक्यूल, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है। ये कोई रीज़न कहीं पे दिया नहीं है, बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू मेक अप समथिंग, बट दैट इज़ प्रोबेबली द रीज़न, या ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है। सबसे पहले देखो एसिडिक नेचर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एसिडिक है, राइट, लेकिन इट्स अ वेरी वीक एसिड, ओके। इट्स अ वीकली एसिडिक इन नेचर बेसिकली इन एक्वस सॉल्यूशन, बट इट इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकली एसिडिक रहने की वजह से इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। दूसरा ये भी बोल सकते हो तुम कि इसमें जो आयंस जनरेट हो रहे हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, प्रॉबली दे हैव समथिंग टू डू विद इट, बट आई डोंट थिंक सो। सिर्फ H+ आयन जो है बहुत कम बन रहे इसमें, दैट इज़ द रीज़न वाई, प्रॉबली दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स एसिड, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ अल्कलीज एंड कार्बोनेट्स टू गिव करस्पॉन्डिंग पेरोक्साइड। तो देखो बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या कार्बोनेट के साथ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सोडियम
हाइड्रोक्साइड, तो अपने को सोडियम परऑक्साइड मिल रहा है। ओके, दिस इज सोडियम। ये अपन ने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, थोड़ी देर पहले अपन ने बेरियम परऑक्साइड भी यूज़ किया था, वो हम बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड विद बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अपने को बेरियम परऑक्साइड मिल रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन परऑक्साइड विद सोडियम कार्बोनेट, वी गेट सोडियम परऑक्साइड अगेन। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिमेंबर, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी पावरफुल। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द रीज़न वाई इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट करके अपन यूज़ करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को, बिकॉज इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इट इज़ एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन जो सोल्यूशन होते हैं उसमें, दोनों इसमें ही है, ऑक्सीडाइजिंग होता है बेसिकली। एसिडिक में ये थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन, बट दोनों कंडीशन में इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन। तो देखो एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, प्लस H प्लस है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं अपन यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली। ओके, ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा इनटू वाटर। ओके, देखो ऑक्सीजन के तौर पे भी तुम डिफाइन कर सकते हो, ऑक्सीजन कंटेंट लो हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली इन अल्कलाइन नेचर ऑल्सो इट डज दैट। तो यहाँ पे जब अल्कलाइन नेचर होता है तो उसमें अपने को OH माइनस मिलता है। देखो एसिडिक कंडीशन में वाटर मिल रहा है, अल्कलाइन कंडीशन में OH माइनस मिल रहा है, दोनों इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आया? सो एसिडिक कंडीशन एंड अल्कलाइन कंडीशन, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, कहना इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू नो दिस एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में वाटर, अल्कलाइन कंडीशन में हाइड्रोक्साइड आयन। You can also think of oxidizing nature as because hydrogen peroxide जब डिकम्पोज होता है तो you can get a nascent oxygen। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं अपन बेसिकली, तो you can get a nascent oxygen that actually can cause ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, nascent oxygen अपन इस तरह से लिखते हैं बेसिकली, एंड दैट एक्चुअली कैन कॉज ऑक्सीडेशन। दिस इज़ वेरी पावरफुल, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे nascent ऑक्सीजन ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा, ये एटॉमिक हाइड्रोजन हो गया बेसिकली, सॉरी ये एटॉमिक ऑक्सीजन हो गया। एटॉमिक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी रिएक्टिव, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है इसके पास रहने की वजह से इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, सम अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आर सिंपली रिएक्शंस, तुमको याद नहीं करने हैं, जस्ट गो ओवर द रिएक्शन एंड ट्राई टू फाइंड आउट what is getting oxidized, what is getting reduced, that's all you have to do। okay, और ध्यान में रह जाएंगे ये रिएक्शन, कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है कि तुमको ध्यान में ही रखना है, मेमोराइज करना है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जस्ट गो ओवर दिस, जस्ट तुमको थोड़ा बहुत मालूम रहना चाहिए रिएक्शंस को लेके, दैट शुड बी फाइन, क्लियर। सो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? सल्फर। ठीक है, Pb+2 है, सल्फर -2 है। ठीक है, और यहाँ पे +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एक्चुअली इंक्रीज, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो देखो ये ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। इफ यू वांट टू बैलेंस इट, बैलेंस भी कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली बैलेंस्ड इक्वेशन, बट यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तुम इसको बैलेंस कर सकते हो। H2S को S में ऑक्सीडाइज करेगा। Okay, you can see all these reactions are basically showing something is getting oxidized by hydrogen peroxide। हाइड्रोजन peroxide किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आपको सिर्फ वो देखना है कि किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। हाइड्रोजन peroxide तो जनरली वाटर में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इज गोइंग फ्रॉम -2 to 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। देखो ये कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो देखो सबसे पहले यहीं पे मैं तुमको दिखाता हूँ तो किस तरह से इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली वी नो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। ठीक है, अब Cn जो है, Cn दिस इज एक्चुअली नथिंग बट Cn-। ठीक है, Cn-, तो मतलब पूरे साइनाइड आयन के ऊपर देर इज़ 1 चार्ज, सो दैट इज़ बेसिकली द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको मैं -1 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं एंड वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, सो इसको x कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 4 +4
प्लस एक्स एक ही है, माइनस कितने सी एन है 6, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू कितने हो रहे हैं +2, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का दैट इज़ +2। अब यहाँ पे तुम एक्चुअली गेस कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा। +2 से जब Fe ऑक्सीडाइज होता है तो इट ऑलवेज गोज टू +3, इट हैज़ टू बी, ओके। भरोसा नहीं है तो कैलकुलेट कर लो। बेसिकली दिस इज अगेन +1, दिस इज -1 एंड दिस इज x, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3 + x -6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है +3, ठीक है। x इज इक्वल टू +3 आ रहा है। सो दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। सो इस तरह से तुम निकालते हो, समझ में आएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है बेसिकली, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इस तरह से अपन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और बता दूंगा मैं, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है दैट इज़ नॉट एक्चुअली इन द प्रॉपर फॉर्म। इसका प्रॉपर फॉर्म इस तरह से, इसको ब्रैकेट में डालते हैं अपन, और पोटेशियम ब्रैकेट के बाहर होता है। मे बी आई विल मेक अ करेक्शन आफ्टर दैट, ठीक है। बट इन जनरल यहाँ पे सारे ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, बट डालना चाहिए बेसिकली। दैट इज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ राइटिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। दिस इज़ फेरोसाइनाइड, फेरो, एंड दिस इज़ फेरी, ठीक है। यहाँ पे आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। एंड दिस इज अगेन बीइंग डन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक कंडीशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है बेसिकली। इसको अपन सोल्यूशन बनाते हैं तो इट ऑल्सो बिकम्स अ ऑरेंज सोल्यूशन, ठीक है। अगेन एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कोई बता सकता है क्या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देख रहे हो तुम, ओके, नथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आई डोंट नो हाउ टू कैटेगराइज दिस इक्वेशन बेसिकली, आई डोंट नो। आई हैव सीन दैट ये हर बुक में तुमको काफ़ी बुक में दिया रहेगा एज अ रेडॉक्स रिएक्शन, बट आई डोंट सी एनीथिंग गेटिंग ऑक्सीडाइज। इट्स अ ट्रिक रिएक्शन, आई डोंट नो, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेल इट कैनॉट बी +10। हो सकता है क्या, नहीं ना। क्रोमियम में उसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यू कैनॉट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 6, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज क्रोमियम इज नॉट, बिकॉज क्रोमियम इज इन इट्स हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो अगेन 6, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन इज -1, दिस इज -2, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान में रखना, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो रहा है, या ये जो है ऑक्सीजन यहाँ से लीव कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से लीव कर रहा है एंड इट इज़ reacting with potassium dichromate. So it is basically the oxygen transfer reaction. Oxygen transfer किया जा रहा है. Yes, you can categorize it according to oxygen transfer or whatever, right? Even then it becomes difficult actually, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट एक्चुअली कम होते हुए दिख रहा है, और मे बी एक्चुअली ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज दो क्रोमियम में 7 ऑक्सीजन है, so you can say 3.5 oxygen per chromium and you have 5 oxygen per, but I don't know actually how to categorize this equation, right? But it is given in many books as a redox reaction. It is not a redox reaction, ठीक है। The reason for that is oxidation state किसी भी element का increase दे रहा है, ऑक्सीजन का decrease हो रहा है obviously. I don't know how to explain that either, but obviously ऑक्सीजन का decrease हो रहा है। किसी को कुछ समझ में आता है तो they can actually enlighten me, I don't know. I tried to look for this particular explanation, कहीं पे मिला नहीं मेरे को explanation, so I'm still not sure how to explain it, ठीक है। But you know that is a reaction basically. यहाँ पे हो क्या रहा है, so just a reaction, as a reaction करके इसको ध्यान में रखो. When you react potassium dichromate with hydrogen peroxide and water, so when you react potassium dichromate with hydrogen peroxide in presence of acid, what you actually get is chromium oxide, ठीक है।
ये क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम पेरोक्साइड तुमको मिल रहा है, इसको कॉल्ड क्रोमियम पेरोक्साइड, इसको पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम बोल रहे हैं, या इट्स एक्चुअली ब्लू इन कलर, ठीक है। ये ब्लू कलर का ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर अपन ने रेडॉक्स चैप्टर में भी देखा था, और ये अपन ने देखा था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कैसे आता है। दिस इज -2 -1 -1 -1 सो ये +6 टोटल -6 हो गए थे, ये हैज़ टू बी +6। सो ये अपन ने रेडॉक्स में भी इसका स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है ना। सो व्हाट यू हैव इज बेसिकली क्रोमियम जो डाइक्रोमेट में से क्रोमियम पेरोक्साइड में जा रहा है, जिसकी वजह से अपने को ब्लू कलर मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो क्रोमियम पेरोक्साइड है इट रिएक्ट्स विथ फर्दर एसिड, ओके, और अपने को क्रोमियम सल्फेट और ऑक्सीजन गैस मिलता है। समझ में आया क्या? सो दैट इज द रिएक्शन। दिस इज एक्चुअली नॉट एन इम्पॉर्टेंट वन, बट दिस रिएक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्रोमियम पेरोक्साइड मिल रहा है विच इज़ ब्लू इन कलर। ये भी तुमको ध्यान में रखना है, इट इज़ ब्लू इन कलर, तो ये ध्यान में रखना है इसका, ओके। सो यू गेट अ कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू इन दिस पर्टिकुलर केस। ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। रिमेंबर कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, ठीक है। इट एक्चुअली रिलीजेस दैट नेसेंट ऑक्सीजन। इसका रिएक्शन अपन ने देखा था H2O2 जो है इट डिकम्पोज टू गिव यू नेसेंट ऑक्सीजन, इजंट इट। अब मान लो कि कोई कलर्ड मटेरियल जैसे टी-शर्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिरा दिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का रहने की वजह से क्या होगा? सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और जो भी कलरिंग मैटर है, कलरिंग मैटर जो है, ओके। अब कलरिंग मैटर काय की वजह से होता है बेसिकली? व्हाई डू यू हैव कलर्स? ओके, कलर होता है ड्यू टू हेवी कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड रहेंगे कॉन्जुगेटेड, बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे कॉन्जुगेटेड, तो यू गेट कलर। अब हो क्या रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो कलरिंग मैटर में जो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड जो होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करता है और कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर देता है। कॉन्जुगेशन अगर ब्रेक हो गया तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट पाई बाउंडेड, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब तुम्हारे पास आ गए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं होते, इज द पाई इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, यू नीड टू ब्रेक द बॉन्ड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट। पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, दे कैन गेट एक्साइटेड वेरी इजीली। इसलिए तो जब ऑक्सीजन आता है तो क्या कर रहा है, कलरिंग मैटर के पाई बॉन्ड के साथ कंबाइन हो रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। कॉन्जुगेशन ब्रेक डाउन हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकते, तो तुमको कलर कौन सा दिखेगा? बताओ कौन सा कलर दिखेगा? सोचो ना क्या हो रहा है, ठीक है। कि जैसे ये कपड़ा है, इसका कलर क्यों तुमको दिख रहा है? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड कलर है इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई फॉर सो इसका कलर इस तरह से दिखेगा, राइट। ये टी-शर्ट का बेसिकली इट्स अ ब्लू, यू कैन सी, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी, बट जो रिफ्लेक्टेड कलर है, राइट, वो तुमको दिख रहा है रिफ्लेक्टेड कलर। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया उसका अपोजिट जो दिख रहा है तुमको, ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए कलर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका कलर दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, राइट, तो क्या होगा? क्या कोई लाइट एब्जॉर्ब होगा? कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब पूरे के पूरा लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अगर पूरा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो तुमको कौन सा कलर दिखेगा फिर? ठीक है ना, बराबर है। अगर पूरे कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो तुमको क्या दिखेगा? वाइट। उसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, इजंट इट। तो कलर दिखने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो एब्जॉर्ब, अगर सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए तो फिर क्या दिखेगा तुमको? सो बेसिकली सारे कलर अगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं वी गेट ब्लैक कलर, सारे कलर रिफ्लेक्ट होते हैं वी गेट वाइट कलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है। जब अपने को ब्लैक दिखता है कि यू कैन एक्चुअली से कि सारा जो कलर है स्पेक्ट्रम वो एब्जॉर्ब हो रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम। सो यू कैन से क्लॉथ अगर ब्लैक है सो इट शुड हैव मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ओके, and only then it will actually look black because it has to absorb everything, right. White में there is no pi bond basically in this particular case, so there is no pi bond, there is no absorption, so सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, as a result of that you see it as a white color,
ओके। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट करके काम आता है, वी यूज़ इट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सिल्क हेयर को काफ़ी ब्लीच करते हैं आजकल, फैशन आ रही है फिर से, है ना, बुढ़ा लगने की, बुढ़ा दिखने की, आई थिंक, राइट। जिनके वाइट है वो ब्लैक करते हैं और जिनके ब्लैक होते हैं वो वाइट भी कर रहे हैं आजकल। या आइवरी बोले तो अपना जो इसका होता है ना, एलिफेंट का जो सूट होता है, राइट, व्हाट दैट थिंग इज़, राइट, उसको बोलते हैं आइवरी बेसिकली। ये ऑब्वियसली है ना, एलिफेंट भी दांत नहीं घसते, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, सो दे डोंट एक्चुअली ब्रश देयर टीथ आई गेस, या फिर वेदर के वजह से इट गेट्स काइंड ऑफ लाइक अ मर्की, थोड़ा सा येलोइश आ जाते हैं वो, तो एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आइवरी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो उसको ब्लीच करते हैं, उसको वाइट करने के लिए उसको ब्लीच किया जाता है, ठीक है। कॉटन को भी ब्लीच किया जाता है टू मेक इट वाइट, सेम थिंग गोज फॉर वूल। और नेक्स्ट अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का नेचर एज अ रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। अभी तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखा, इट इज़ ऑल्सो अ रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया क्या? इट इज़ ऑल्सो अ रिड्यूसिंग, दोनों होता है बेसिकली ना। अगेन इसका भी जो रिड्यूसिंग नेचर जो होता है दैट इज़ इन एसिडिक एज वेल एज इन अल्कलाइन मीडियम, दोनों जगह ये रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। सो इन व्हेन इट रिड्यूसेस इट रिलीजेस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली मेरे को ये रिएक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा, आई थिंक इट इज़ OH माइनस कुछ ऐसा आना चाहिए, नॉट H प्लस। I'll recheck this reaction, ठीक है। I don't remember exactly what it is, so I'll recheck it and correct it if it is necessary. H plus तो नहीं आएगा alkaline medium में, that is for sure. So it is a reducing in nature in both acidic as well as in alkaline medium, ठीक है। यहाँ पे it is, you can think of it like oxygen absorb किया जा रहा है and in a way it is releasing oxygen gas rather than releasing oxygen as an atom, ठीक है ना। एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करने के बजाय ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है, एंड दैट इज हाउ इट इज। सो इट इज, यू कैन सी दैट यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो इसने एब्जॉर्ब किया बाहर से, लेकिन एक ऑक्सीजन तो खुद का छोड़ दिया। सो इजंट इट, या फिर जो सब्सटेंस है उस, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज रिड्यूसिंग। समझ में आया ना? इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, तो रिड्यूस कर रहा है सब्सटेंसेस को। इसके कुछ रिएक्शन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड, राइट, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। एक ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? यहाँ से, एक और एक ऑक्सीजन यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? जो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है वहाँ से एक ऑक्सीजन उठा रहा है और अपना एक ऑक्सीजन, ऐसा ही ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। ओजोन को भी ये रिड्यूस करता है इनटू ऑक्सीजन, ओके। ओजोन बड़े आसानी से रिड्यूस होता भी है, इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे मैग्नीज को रिड्यूस कर रहा है फ्रॉम +4 to +2 में, ठीक है। एंड इन एवरी सिंगल रिएक्शन तुमको क्या दिख रहा है? कॉमन फैक्टर देखो, लिखना बड़ा आसान है, इजंट इट? मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। यू सी, ऑब्जर्व द ट्रेंड, सिर्फ ट्रेंड को ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, इट शुड बी ऑब्वियस। यहाँ पे सिल्वर ऑक्सीडाइज सिल्वर रिड्यूस हो रहा है और तुमको वाटर प्लस ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है क्या? वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द एंटायर थिंग, इजंट इट? कि यार रिड्यूस हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर लो, बाकी की चीज़ें क्या है? वाटर प्लस ऑक्सीजन। क्या नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, ओके। एंड दिस इज बेसिकली द लास्ट बिट ऑफ इट। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये चैप्टर में देखा जाए तो 2 जगह न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, जो अपन ने लास्ट इसमें देखा था, और दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर। तुमको याद होगा कि बेसिक केमिस्ट्री जब अपन ने किया था, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में जब अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो तुमने प्रैक्टिस करते समय तुमको कुछ प्रॉब्लम्स जो शीट हमने दी थी उसमें दिखे होंगे बेस्ड अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे। मैंने ये भी बताया था कि ये हाइड्रोजन चैप्टर में कंप्लीट होगा ये बेसिकली। सो दिस इज़ बेसिकली द पार्ट वेयर यू डील विद दोज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर में मिल सकते हैं, कुछ कुछ बुक में तुमको बेसिक केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया ना?
सो दैट इज़ बेसिकली इट्स ईजी कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट, ध्यान में रखना, इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे परसेंट वेट बाय वेट कर सकते हैं, या फिर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कर सकते हैं अपन। 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया, उसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको अपन है ना जनरली 10% ऐसा कि बोल सकते हैं। तो 10 ग्राम H2O2 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, समझा, 10% का मतलब ये हो गया। उसी तरह से 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर ले रहे हैं अपन, ठीक है। बट यू कैन, यहाँ परसेंट का साइन आ गया, यू कैन टेक 100 ml, okay, so you can say 10 gram in 100 ml of solution basically is a 10% weight by volume solution, clear है। so we can express it in this way। लेकिन हम लोग जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके लिए जो सबसे कॉमन जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आया क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये टर्म यूज़ करते हैं, इसको अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V से इंडिकेट करते हैं, दैट इज बेसिकली V वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। सो इट इज सोल्ड बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ, समझ में आया। इसको परसेंट वेट बाय वेट या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इसमें सेल नहीं करते, इसको ये यूज़ नहीं किया जाता स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसके लिए अपन एक नया टर्म यूज़ करते हैं, वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। व्हाट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। अब मान लो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज बड़े आसानी से होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या इन प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी, या इन प्रेजेंस ऑफ इवन रफनेस ऑफ द सरफेस, ठीक है। सरफेस जो होता है ना सब्सटेंस का, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुमको देता है, क्लियर। यू गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे हम ये मेजर करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज होता है 1 लीटर, तो हमको ऑक्सीजन का वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर कितना मिलता है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन ले लिया 1 लीटर का, ठीक है। इट कुड बी 5%, इट कुड बी 10%, इट कुड बी 20%, व्हाटएवर, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम में। लेकिन 1 लीटर मैंने सोल्यूशन ले लिया और उसको डिकम्पोज करवाया। अभी डिकम्पोज करूँगा तो वाटर तो डिकम्पोज नहीं होने वाला, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। अब मैं ये इसका वॉल्यूम मेजर करता हूँ कि ये ऑक्सीजन गैस कितना निकल रहा है लीटर में, एंड दैट इज़ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आया, ये जो सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही। अगर मान लो कि ये जो ऑक्सीजन गैस है ये मान लो 2 लीटर लिबरेट हो रहा है, ठीक है, 2 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन रहेगा जो 1 लीटर का है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 लीटर रहेगा, समझ। सो दिस 1 लीटर सोल्यूशन जो है, या फिर जो ये सोल्यूशन है, डजेंट मैटर व्हाट इट इज, वी जस्ट टुक 1 लीटर ऑफ इट, यू कैन हैव 100 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन। तो जो भी सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना रहेगा, 2 लीटर। समझ में आएगा। अगर मान लो कि 10 लीटर लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे 1 लीटर का हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन इज लिबरेटिंग 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना रहेगा, 10 लीटर, ओके। सो या 10 लिखेंगे अपन, एक्चुअली जस्ट 10, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 10। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कि अगर मैंने ये सोल्यूशन 1 लीटर लिया और उसको डिकम्पोज करवाया तो मेरे को 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा फ्रॉम दिस सोल्यूशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ओके। इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं अपन, डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड एट STP पर लीटर ऑफ H2O2। समझ में आया क्या, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है एट STP ऑब्वियसली, राइट, पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। ओके, ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी, जैसे V10 सॉल्यूशन है, वॉल्यूम 10, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है 10 है उस सॉल्यूशन का, इसका मतलब क्या होगा कि 1 लीटर अगर लिया मैंने ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन, तो मेरे को 10 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर जनरली पूछते हैं, तो देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। इससे कि 1 लीटर ऑफ V10 सॉल्यूशन रिलीजेस 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मान लो कि यू हैव 2 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, 2 लीटर है और 10 लीटर ऑक्सीजन मेरे को मिल रहा है, तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया, 2 लीटर कितना दे रहा है,
10 लीटर, तो 1 लीटर कितना देगा? 5 लीटर। तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया फिर इस सॉल्यूशन का? 5। समझ में आ गया? इस तरह से अपन आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी m है, ओके, m मोलर सॉल्यूशन है, अपन परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलरिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियली, जो यूज़ किया जाता है एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, सो मान लो कि m इज़ द मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर में m मोल्स रहेंगे। ओके, जैसे ये मान लो कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूँ तो इसमें 2 मोल्स H2O2 प्रेजेंट रहेंगे, इज़न्ट इट? और यहाँ से मैं अब उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हमको मालूम है ये जो इक्वेशन है अपना, let me just rewrite the equation here again, H2O2 gives you H2O plus half O2, करेक्ट है? इसमें कितने मोल्स है? m, ओके, m मोल्स है। ठीक है, m मोल्स है। रेशो देखो क्या है, अगर ये 1 मोल है तो मेरे को हाफ मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, इजंट इट? और हाफ मोल ऑक्सीजन जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 11.2। 11.2। सो अगर m मोल्स मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पे m/2 मिलेगा, m/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इजंट इट? और m/2 का वॉल्यूम कितना होता है? ओके, तो हाफ मोल का होता है 11.2, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ V, ओके, इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स, इसका वॉल्यूम होता है 11.2, है ना, 11.2। क्लियर है क्या? या 1/2 टाइम्स द वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आता है m टाइम्स 11.2, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। या फिर मोलैरिटी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। बट एनीवे दिस इज समथिंग वी नीड टू नो, कि क्योंकि अपने को वॉल्यूम स्ट्रेंथ जनरली निकालना पड़ता है, तो मोलैरिटी अगर दे दी है मान लो तुमको, तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या रहेगा ये तुम निकाल सकते हो। जैसे कोई सॉल्यूशन लिया था अपन, इसे 2 मोलर सॉल्यूशन लिया है, इजंट इट? 2 मोलर सॉल्यूशन लिया, तो व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ इट? ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या करेंगे अपन? 2 टाइम्स 11.2, तो अपने को कितना मिलता है यहाँ पे? 22.4, दैट इज द 22.4 लीटर, है ना? तो इतना ऑक्सीजन अपने को मिलेगा, मेक सेंस? क्योंकि 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन अपने को कितना दे रहा था? 11.2, तो 2 मोलर सॉल्यूशन कितना देगा? 22.4 लीटर ऑफ O2, ऑक्सीजन मिल रहा है ना अपने को। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना रहेगा? 22.4। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना रहेगा? 1 मोलर सॉल्यूशन का 11.2। तो सीधा सीधा है, तुमको मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो मोलरिटी टाइम्स 11.2 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्लियर है क्या? मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप, 3 मोलर सॉल्यूशन है तो 3 टाइम्स 11.2। यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपन। कैलकुलेट द परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। परसेंट स्ट्रेंथ निकालने को बोला है, मतलब परसेंट वेट बाय वेट, ये निकालने को बोला है, ठीक है ना? तो परसेंट स्ट्रेंथ निकालते हैं 10 वॉल्यूम H2O2। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, H2O2 गिव्स यू H2O प्लस हाफ O2, ठीक है? अब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसको तुम देयर आर कपल ऑफ मेथड्स, कपल ऑफ वेज तुम सॉल्व कर सकते हो। एक वे ये है कि यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट मोलैरिटी। तुमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है 10 डिवाइडेड बाय 11.2, तो तुमको मोलैरिटी मिल जाएगी। और मोलैरिटी को तुम फिर परसेंट वेट बाय वेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में पढ़े हैं, कैलकुलेशंस, है ना? वो एक तुम कर सकते हो। दूसरा, इसको अपन इसी लेवल पे सॉल्व करते हैं बेसिकली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू मोलैरिटी, ठीक है? तो देखो रेशियो प्रोपोर्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे, ठीक है? मान लो कि तुमने 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया, ऐसा समझ लो, 1 लीटर सोल्यूशन जिसका मास कितना आएगा? 1 kg, ठीक है?
ये अपन अज्यूम कर रहे हैं. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस? ओके, 34, इजंट इट? सो अगर 34 ग्राम मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया तो मेरे को ऑक्सीजन कितना मिलेगा? हाफ लीटर है ना, है ना. ये 1 मोल है बेसिकली, तो मेरे को हाफ मिल रहा है. सो इसका जो मेरे को मिल रहा है दैट इज 11.2 लीटर. ठीक है. मेरे को वॉल्यूम कितना मिल रहा है? 10. तो उसके लिए मेरे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना लगेगा ये निकालना है. तो x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तुम ध्यान में रख सकते हो. ठीक है. 34 टाइम्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ Vs डिवाइडेड बाय 11.2. ये फॉर्मूला तुम ध्यान में रख लो या लिख लो. ठीक है. तो तुमको मिलता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. ये 1 लीटर की बात कर रहे हैं ध्यान. अमाउंट मिल गया तुमको तो परसेंट स्ट्रेंथ तो तुम आसानी से निकाल सकते हो. तो ये हो जाएगा 34 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 11.2. ठीक है. जो भी आंसर आएगा दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन. ये जो अपन ले रहे सोल्यूशन उसमें. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 30.35. ठीक है, ग्राम्स. तो 1 लीटर में इतना ग्राम है. देखो ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में ही रहेगा. सो वी गेट x की वैल्यू आ रही 30.35 ग्राम्स. ओके. मतलब इन 1 लीटर सॉल्यूशन यू हैव 30.35 ग्राम. अब तुम परसेंटेज निकाल लो. परसेंटेज के लिए 30.35 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 यू कैन कैलकुलेट परसेंट स्ट्रेंथ 1000. ओके. टाइम्स 100 या टाइम्स 100 परसेंट स्ट्रेंथ तुम निकाल रहे हो. क्लियर. सो इस तरह से अपन परसेंट वेट बाय वेट या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं फॉर अ वॉल्यूम्ड सॉल्यूशन. डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करना है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बहुत आसानी से डिकम्पोज होता है. बेसिकली इट्स अ वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड हीट. ओके. इट्स नॉट वेरी स्टेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत में डिकम्पोज हो जाता है, बट इट डिकम्पोजेस क्वाइट रेडिली. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका आपने को तो मालूम है. ठीक है. इट इज़ कैटागलाइज. सो ये जो रिएक्शन है दैट इज़ कैटालाइज्ड बाय इम्प्यूरिटीज़ जैसे कि मेटल आयंस, मेटल सरफेसेस, चारकोल, काफ़ी सारी चीज़ें जो है दैट कैन एक्चुअली कैटालाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है. देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस जो इस डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट भी करते. ध्यान में रखना. ओके. There are certain substances that will that acts as a negative catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide. लेकिन काफ़ी substances ऐसे हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज, इंक्लूडिंग लाइट, हीट एंड मेटल आयंस, सरफेसेस, मेटल सरफेसेस. तो बेसिकली तुम मेटल के इसमें स्टोर नहीं कर सकते हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. किसी भी मेटल के कंटेनर में तुम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि स्टोर कैसे करें. ठीक है. क्या ग्लास में स्टोर कर सकते हैं? नहीं, ग्लास में भी तुम इसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ग्लास सरफेस जो है, ग्लास का सरफेस इज ऑल्सो कैटालाइजिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. समझ में आया क्या? ग्लास का सरफेस भी इसको डिकम्पोज करता है. सो यू कैनॉट एक्चुअली यूज ग्लास फॉर स्टोरिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाँ, वैक्स्ड लाइन ग्लास बॉटल तुम यूज़ कर सकते हो. मतलब करते क्या है कि जो ग्लास बॉटल है उसको अंदर से वैक्स का कोटिंग करते हैं. तो जो भी अनइवननेस होता है, जो भी सरफेस होता है इसका, हार्ड सरफेस या थोड़ा बहुत जो रफ सरफेस होता है, वो कवर हो जाता है विथ वैक्स. इट बिकम्स रियली स्मूथ. वैक्स से इसको लाइन कर दिया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज नहीं होगा. समझ में आया क्या? सो यू कैन यूज वैक्स लाइंड ग्लास सरफेस, ग्लास बॉटल्स एक्चुअली फॉर स्टोरिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. या फिर सबसे आसान है पॉलीइथिलीन बॉटल्स यूज़ करो. ठीक है. पॉलीइथिलीन बॉटल मतलब अपना प्लास्टिक बॉटल जो होती है ना, उसमें प्लास्टिक बॉटल का जो अंदर का सरफेस होता है ना, या फिर सरफेस जो होता है वो ज़्यादा स्मूथ होता है एंड इट इज़ अनरिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसलिए इसको पॉलीइथिलीन के बॉटल्स में यूज़ करना पड़ेगा. और इसको रेफ्रिजरेट कंडीशन में, क्योंकि हीट डिकम्पोज करता है, लाइट डिकम्पोज करता है, इजंट इट? तो हीट से तो अपन बचा लेंगे बाय रेफ्रिजरेंट,
दूसरा, लाइट से बचा सकते हैं बाय यूजिंग एम्बर कलर्ड बॉटल। अगर ग्लास बॉटल तुम यूज़ कर रहे हो तो एम्बर बॉटल यूज़ करेंगे अपन। जो ब्राउनिश जो बॉटल है, जो दवाइयाँ आती है काफ़ी, अब ब्राउन बॉटल, काफ़ी दवाइयाँ और ब्राउन बॉटल में क्यों आती है? क्योंकि दवाइयाँ जो होती है, कुछ केमिकल्स जो होते हैं उसके सेंसिटिव होते हैं लाइट को। एम्बर बॉटल जो होती है, ब्राउन बॉटल, दैट एक्चुअली प्रिवेंट्स द लाइट फ्रॉम गोइंग इनटू द बॉटल। बहुत कम लाइट बॉटल के अंदर जाता है, दैट इज़ द रीज़न वाई एम्बर कलर्ड बॉटल यूज़ की जाती है। तो दवाइयों में भी यूज़ करता है, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर वैक्स लाइन बॉटल यूज़ तुम कर रहे हो तो क्लियर बॉटल नहीं, कैसी बॉटल रहेगी? एम्बर कलर्ड बॉटल रहेगी। नेक्स्ट होता है यू कैन ऐड नेगेटिव कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव कैटलिस्ट तुम ऐड कर सकते हो इन द बॉटल्स। ये जो बॉटल्स है इसमें तुम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो होते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और एसिटानोलाइड। तो ये 3 केमिकल्स तुमको ध्यान में रखने हैं, फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड एसिटानोलाइड। एसिटानोलाइड इज़ एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ ड्रग आई थिंक, ठीक है। तो ये तुम ऐड कर सकते हो उसमें। दीज एक्चुअली एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है? रिटार्ड हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है क्या? इट विल डिकम्पोज एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो जाता है। इसको बोलता है फ्लैट हो जाना बेसिकली। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, जब अपन बॉटल को बहुत देर तक इसको स्टोर करके रखते हैं तो ये बेसिकली डिकम्पोज होके पानी और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस तो निकल जाएगा, अब बचा है पानी। तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो फ्लैट हो गया, ऐसा बोलते हैं अपन। इट्स ए टर्म दैट वी यूज इन लेबोरेटरीज बेसिकली, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज़ बीन फ्लैटेंड। मतलब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ही नहीं या फिर बहुत कम है, जो यूजलेस है, सो इसको फेंक देना पड़ता है। तो इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत देर तक तुम उसको स्टोर करके भी नहीं रख सकते, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है। बहुत देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, इसको जनरली कुछ दिनों में यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये फ्लैट हो जाता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बेसिकली अपना ये जो चैप्टर है, हाइड्रोजन चैप्टर, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अ सेंस, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं। यू रिमेंबर दो स्पिन आइसोमर्स जो अपन ने डिस्कस किए थे, दोज आर ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरास्पिन आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर के रिएक्शंस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हार्डनेस ऑफ वाटर, these are all actually important concepts in this chapter, right? So make sure that you revise everything, and if there is any doubt you can ask, okay? So this is basically the end of hydrogen chapter, okay? तो next इसमें अपन S block start करेंगे, ठीक है। So till then, goodbye, I'll see you in the next class. Thank you very much, bye bye.